हिंदी भाषा शिक्षण में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यालय शिक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण की आवश्यकता कि विद्यालय शिक्षा में अलग-अलग स्तरों पर हिंदी भाषा शिक्षण की क्या आवश्यकता है, क्यों बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम भाषा की बात करें तो विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है? क्योंकि भाषा विभिन्न विषयों के अध्ययन एवं अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। बिना भाषा के ना आप किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना लिख सकते हैं। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों को हम भाषा के माध्यम से ही पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई जाती है। बच्चा जब विद्यालय जाना शुरू करता है तब से लेकर और हम कक्षा 12 तक की बात करें तो हर स्तर पर हिंदी बच्चों को अलग-अलग रूपों में पढ़ाई जाती है। अलग-अलग स्तर पर हिंदी अलग-अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण की अलग-अलग आवश्यकता हैं, अलग-अलग महत्व हैं। अब हम जानते हैं कि अलग-अलग स्तर कौन-कौन से हैं और किस स्तर पर हिंदी भाषा की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर हम कक्षा 1 से 5 तक की बात करें जिसको प्राथमिक स्तर कहा जाता है, तो कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा शिक्षण की आवश्यकता, ठीक है? क्यों आवश्यकता है? ताकि विद्यार्थी पढ़ाई जा रही सामग्री को शब्दों के माध्यम से समझ सकें। विद्यार्थी लिखित सामग्री को सही प्रकार से पढ़ सकें। विद्यार्थी अपने विचारों को, उनके मन में जो विचार हैं, उसको शब्दों के माध्यम से सही प्रकार से अभिव्यक्त कर सकें। विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, क्योंकि जितने ज़्यादा शब्द सीखेंगे, उतने अच्छे से बोल सकेंगे, उतने अच्छे से लिख सकेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को विकसित करना, तो हिंदी के माध्यम से अलग-अलग जो कहानियाँ हैं, बच्चे कहानी, कविता है, उसका अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को विकसित करना। जब बच्चा धीरे-धीरे बच्चों को पढ़ना आ जाता है तो आप देखते हैं कि बच्चा ट्रेन में सफ़र कर रहा है, बस में सफ़र कर रहा है तो अलग-अलग किताबें देखता है। छोटे बच्चे हैं तो उनको कहानियों की किताबें ज़्यादा पसंद है। जो जंगल की जो कहानियाँ होती हैं वो बच्चों को ज़्यादा पसंद है। पंचतंत्र है, चंपक है, नंदन है, इस तरह की जो किताबें हैं बच्चों को काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो इससे क्या है कि बच्चों में पढ़ने की आदत क्या होता है विकसित होती है। विद्यार्थियों के उच्चारण को शुद्ध बनाना, तो हिंदी की आवश्यकता क्या है कि इसके माध्यम से जो बच्चों की जो उच्चारण होता है, उनके बोलने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है, उसको शुद्ध बनाया जाता है ताकि बच्चे शुद्ध तरीके से, स्पष्ट तरीके से बोल सकें, लिख सकें। फिर हम बात करते हैं कक्षा 6 से 8 तक की। तो कक्षा 6 से लेकर जो 8 तक इसको हम निम्न माध्यमिक स्तर कहते हैं या उच्च प्राथमिक स्तर कहते हैं। तो इस स्तर पर क्या हो सकता है कि जब बच्चा कक्षा 5 के बाद कक्षा 6 में जाता है, तो कक्षा 6 से 8 तक जो हिंदी भाषा शिक्षण की क्या आवश्यकता है, तो इस स्तर पर बच्चों को व्याकरण का ज्ञान प्रदान कराना, ठीक है? ताकि विद्यार्थी भाषा को सही तरीके से लिख सके, सही तरीके से बोल सके, सही तरीके से समझ सके। विद्यार्थियों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, मतलब खुद से पढ़ने की प्रवृत्ति का विकास करना। अभी तक तो शिक्षक बच्चों को सिखा रहा था पढ़ना लिखना, लेकिन जब बच्चा कक्षा 6 में आता है तो बच्चा हिंदी पढ़ना सीख जाता है। तो इस स्तर पर विद्यार्थियों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की भाषा के प्रति सौंदर्य भावना को विकसित करना। तो भाषा के प्रति सौंदर्य भावना विकसित करने का मतलब है कि जो विद्यार्थी जो भाषाई तत्व हैं, चाहे लोकोक्ति की बात करें, चाहे हम मुहावरों की बात करते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को जान सकें, भाषा में अच्छी चीज़ें क्या हैं, ठीक है? अच्छे तत्व क्या हैं, इसको जान सकें, इसको समझ सकें, ठीक है? तो भाषा के प्रति सौंदर्य भावना को विकसित करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने की क्षमता का विकास करना। स्वर और आदर्श वाचन की योग्यता का विकास करना। तो स्वस्वर क्या होता है कि जब आप कविता पढ़ते हैं तो एक लय में पढ़ते हैं, ठीक है? तो सस्वर जो वाचन होता है कविता पढ़ने में इस्तेमाल किया जाता है और आदर्श वाचन जब आप गद्य की अन्य विधाएँ जैसे आप चाहे कहानी पढ़ोगे,
ठीक है, आप चाहे संस्मरण पढ़ोगे, तो जो गद्य की विधाएं होती हैं, नाटक होता है, एकांकी होता है, तो उसके लिए आदर्श वाचन के मतलब पढ़ते समय व्याकरण के नियमों का ध्यान करना, सही प्रकार से पढ़ना। तो स्वस्वर मतलब कविता के लिए, और बाकी जो विधाएं हैं उसके लिए आदर्श वाचन की योग्यता का विकास करना, ताकि बच्चा चाहे कविता है चाहे कहानियां, उसको सही तरीके से पढ़ सके, सही तरीके से बोल सके, सही तरीके से उच्चारण कर सके। उसके बाद जब बच्चा कक्षा 9 में जाता है, तो कक्षा 9 से लेकर 10 तक हिंदी भाषा शिक्षण की क्या आवश्यकता है? तो विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए आवश्यकता है। विद्यार्थियों में पाठ के रस भाव को समझने ग्रहण करने की क्षमता का विकास करने के लिए, कि पाठ जो पढ़ रहा है तो उसमें क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उस पाठ की जो है भाव क्या है। तो इन चीजों को समझने और ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। विद्यार्थियों में स्व अध्याय और मौन वाचन, स्व अध्याय मतलब खुद से पढ़ना, मौन वाचन मतलब बिल्कुल शांत होकर मन में पढ़ने की जो आदत है उसका विकास करना। इसके अलावा व्याकरण के जो नियम है, रस हैं, अलंकार है आदि से परिचित कराने के लिए भी हिंदी भाषा शिक्षण की आवश्यकता है। विद्यार्थियों में अभिनय और संवाद की योग्यता का विकास करने के लिए, तो अभिनय, तो इस स्तर पे हम देखते हैं कि बच्चा जो है अध्याय है या कोई भी सामाजिक मुद्दा है उसको आपस में संवाद करते हैं, या नाटक के माध्यम से उसको उसका अभिनय करके सबके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इस स्तर पे भी देखते हैं कि बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो उनकी वाचन की जो क्षमता है, अभिव्यक्ति की जो क्षमता है, उसका विकास हो रहा है। विद्यार्थी अपने विचारों को सही और स्पष्ट रूप से लिखकर अभिव्यक्त कर सकें, इसलिए आवश्यकता है इस स्तर पर। विद्यार्थियों में निबंध, पत्र, अनुच्छेद, संवाद आदि लिखने की कला में निपुणता पैदा करने के लिए आवश्यकता है। तो इसलिए आप इस स्तर पे देखते होंगे कि व्याकरण में अक्सर आपको संवाद लिखना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है, ठीक है, अनुच्छेद लिखने के लिए आता है, निबंध लिखने के लिए आता है, ठीक है, ताकि आपकी जो भाषाई जो कौशल है वो उसमें आपको निपुणता प्राप्त हो। ठीक है, आप सही तरीके से बोल सकें, सही तरीके से लिख सकें, सही तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। उसके बाद जब हम आते हैं कक्षा 11 और 12, तो उस स्तर पर हिंदी शिक्षण की क्या आवश्यकता है? विद्यार्थियों को भाषा का अधिक से अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने के लिए, ठीक है, उनको स्वरचित कविता, कहानी, पत्र आदि लिखने के लिए प्रेरित करना, कि बच्चा अपने खुद से जो रचित जो कविता है, कहानी है, ठीक है, पत्र है, उसको लिख सके खुद से। पाठ्यक्रम की जो शब्दावली को ग्रहण करना, जो पाठ्यक्रम है, जो उसमें लिखे गए शब्द हैं, उसके अर्थ को ग्रहण करना, उसमें निहित भावों को समझना, उसको अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को सही और स्पष्ट रूप से लिखकर बोलकर अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने के लिए इसकी आवश्यकता है। विद्यार्थियों में चिंतन प्रवृत्ति का विकास करना, कि विद्यार्थियों में चीजों को देखें, पढ़ें, सोचें, समझें। अगर कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, तो ये चीज को सोचें कि जो कवि ने लिखा है, जो लेखक ने लिखा है, तो क्यों लिखा है, उस समय की समाज क्या था, क्या समस्याएं थी। अपने इस कविता के माध्यम से या अपने इस कहानी के माध्यम से जो कवि है, लेखक है, क्या बताना चाह रहा है। तो चिंतन, सोचने समझने की जो प्रवृत्ति है, चिंतन प्रवृत्ति का विकास करने के लिए। इसके अलावा विद्यार्थियों में समालोचना की प्रवृत्ति का विकास करना, कि बच्चा जब भी कुछ पढ़े तो पढ़ने के साथ साथ उसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, ठीक है, तो उसकी समालोचना की प्रवृत्ति का विकास करना। विद्यार्थियों में पाठ के रस भावों को समझने और ग्रहण करने की क्षमता पैदा करने के लिए। विद्यार्थियों में स्वाध्याय और मौन वाचन की आदत को विकसित करने के लिए। विद्यार्थियों को कविता के विविध पक्ष जो है, गद्य की विभिन्न विधाएं हैं, उससे परिचित कराने के लिए आवश्यकता है भाषा शिक्षण की। विद्यार्थियों को हिंदी भाषा और उसके साहित्य का समान ज्ञान कराने के लिए हिंदी शिक्षण की, भाषा शिक्षण की आवश्यकता है। तो हमने पढ़ा कि विद्यालय शिक्षा, विद्यालय की अगर बात करें, विद्यालय स्तर की बात करें, तो अलग अलग स्तरों पर हिंदी भाषा शिक्षण की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा शिक्षण में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के महत्व के बारे में, भाषा शिक्षण के उद्देश्य के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में और मूल्यांकन विधियों के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम भाषा की बात करें, तो शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर भाषा का अलग अलग महत्व है। कहीं पर
जो भाषा है मातृभाषा के रूप में सिखाई जा रही है, तो कहीं सांस्कृतिक भाषा के रूप में सिखाई जा रही है, तो कहीं भारतीय संघ की भाषा के रूप में सिखाई जा रही है, तो कहीं भाषा विदेशी भाषा के रूप में सिखाई जा रही है, कहीं प्रथम भाषा के रूप में, कहीं द्वितीय भाषा के रूप में, कहीं राजभाषा के रूप में, कहीं राष्ट्रभाषा के रूप में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर भाषा का अलग अलग महत्व है, और जो भाषा है अलग अलग रूपों में सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। भाषा ही विभिन्न विषयों के अध्ययन एवं अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। चाहे आप साइंस की बात करो, विज्ञान की बात करो, सामाजिक विज्ञान की बात करो, गणित की बात करो, हर विषय के अध्ययन और अध्यापन का साधन क्या है? भाषा। भाषा के माध्यम से ही शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो जब हम अध्ययन और अध्यापन की बात कर रहे हैं तो ये जो प्रक्रिया है ये भी संभव नहीं हो पाएगी। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों को हम भाषा के माध्यम से ही पढ़ते हैं और सीखते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर हम माध्यमिक स्तर की बात करें तो देखिए, माध्यमिक स्तर का मतलब है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10। ठीक है, तो माध्यमिक स्तर पर अगर हम भाषा शिक्षण के महत्व की बात करें तो विद्यार्थियों में स्वाध्याय और मौन वाचन की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस स्तर पर धीरे धीरे अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक बच्चे पढ़ना लिखना बोलना सुनना सीखते हैं, तो धीरे धीरे बच्चा जब कक्षा 6 में आते हैं तो खुद से स्वाध्याय खुद से पढ़ने, अभी तक क्या था, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन इस स्तर पे आते आते बच्चे खुद से चीजों को पढ़ते हैं। मौन वाचन मतलब मन में पढ़ना, तो इस प्रवृत्ति का विकास होता है। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति सौंदर्य भावना का विकास होता है। विद्यार्थी जब व्याकरण सीखते हैं, ठीक है, विद्यार्थी जब मुहावरे सीखते हैं, लोकोक्ति सीखते हैं, तो इससे क्या है कि विद्यार्थियों में भाषा का जो सौंदर्य भावना है, चाहे हम अलंकार की बात करें समास की बात करें, तो इससे क्या है कि जो सौंदर्य भावना का है विकास होता है। जो विद्यार्थी है भाषा के जो तत्व हैं, जो भाषा के जो सुंदर शब्द हैं उसको जानते हैं सीखते हैं, तो इससे क्या है कि भाषा के प्रति, चाहे हम कविता की बात करें कहानी की बात करें, उनमें आए शब्दों की बात करें किरदारों की बात करें, तो विद्यार्थियों में भाषा के प्रति सौंदर्य भावना का विकास होता है। विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों में भाषा को लिखने पढ़ने बोलने और समझने की क्षमता का विकास होता है। सस्वर और आदर्श वाचन की योग्यता का विकास होता है। सस्वर मतलब विद्यार्थी कविता को अच्छे तरीके से स्वर में लय में ताल में कविता को पढ़ते हैं। आदर्श वाचन की बात करें तो विद्यार्थी कहानी है जो गद्य हिस्सा है, ठीक है, तो गद्य को सही तरीके से उसका वाचन करते हैं, उचित उच्चारण के साथ उसका वाचन करते हैं, तो सस्वर और आदर्श वाचन की जो योग्यता है उसका विकास होता है। विद्यार्थियों में पाठ के रस भाव को समझने और ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है कि पाठ में क्या लिखा गया है, कविता में कवि कहना क्या चाहता है, पाठ में जो लेखक क्या बताना चाहता है, तो उसके जो भाव है उसको समझने की और ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। इसके अलावा विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जानने लगते हैं, रस अलंकार आदि से परिचित होते हैं। विद्यार्थियों में अभिनय और संवाद की योग्यता का विकास होता है। विद्यार्थी, चाहे हम वाद विवाद की बात करें, चाहे हम परिचर्चा की बात करें, चाहे हम भाषण की बात करें, ठीक है, तो विद्यार्थियों में संवाद की योग्यता का विकास होता है। और इसके अलावा जब हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो इसमें नाटक होता है, तो विद्यार्थी अलग अलग पात्रों का अभिनय करते हैं, उनके जो संवाद है, ठीक है, उनके जो डायलॉग हैं उसको बोलते हैं, तो विद्यार्थियों में अभिनय और संवाद की योग्यता का इस तरह से विकास होता है। विद्यार्थी अपने विचारों को सही और स्पष्ट रूप से लिखकर अभिव्यक्त करने योग्य बनते हैं। विद्यार्थियों में निबंध पत्र अनुच्छेद संवाद आदि लिखने की कला में निपुणता पैदा हो जाती है माध्यमिक स्तर पर आते आते। अब अगर हम उद्देश्य की बात करें कि माध्यमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों की भाषा के प्रति सौंदर्य भावना का विकास करना, ताकि विद्यार्थी भाषा को अच्छे से समझें, भाषा में रुचि लें, इसको सीखें। भाषा के जो अलग तत्व हैं, चाहे हम
शब्द की बात करें, हम वाक्य की बात करें, हम व्याकरण की बात करें, तो भाषा के जो अलग अलग तत्व हैं उसको रुचिपूर्ण तरीके से सीखें, समझें। तो विद्यार्थियों की भाषा के प्रति सौंदर्य भावना का विकास करना, उसको विकसित करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, विद्यार्थियों में अभिनय और संवाद की योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों में निबंध, पत्र, अनुच्छेद, संवाद आदि लिखने की कला में निपुणता पैदा करना, विद्यार्थियों को अपने विचारों को सही और स्पष्ट रूप से बोलकर, लिखकर अभिव्यक्त करने योग्य बनाना। ये सब माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों की लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने की क्षमता का और अधिक विकास करना, सस्वर और आदर्श वाचन की योग्यता का विकास करना, व्याकरण के नियम, रस, अलंकार आदि से परिचित कराना बच्चों को, विद्यार्थियों में पाठ के रस भाव को समझने और ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, और विद्यार्थियों में स्वाध्याय और मौन वाचन की आदत का विकास करना। तो ये सब माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में। तो कौन कौन सी विधियां हैं जो माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाती हैं? प्रश्नोत्तर विधि है, ठीक है, व्याख्यान विधि है, परिचर्चा विधि है, वाद विवाद विधि है, भाषा संसर्ग विधि है। तो देखिए प्रश्नोत्तर में कक्षा में क्या है कि जब शिक्षक हिंदी भाषा को पढ़ा रहा है तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से विद्यार्थियों ने कितना सीखा, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ सकता है, विद्यार्थी उसका उत्तर देंगे, और कक्षा में विद्यार्थी भी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक उसका उत्तर देता है। इसके अलावा व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षक क्या करता है, अध्याय में अलग अलग जो बिंदु होते हैं व्याख्यान द्वारा उसको विद्यार्थियों के सामने उसको प्रस्तुत करता है, बताता है, सिखाता है। परिचर्चा में कक्षा में विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच में किसी विषय पर एक संवाद होता है, ठीक है, और जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। वाद विवाद में क्या होता है कि शिक्षक कक्षा को दो समूह में बांट देता है, किसी भी विषय पर दो समूह में बांट देता है। एक समूह को उसके पक्ष के बारे में बोलना होता है, एक को उसके विपक्ष के बारे में। इसके अलावा भाषा संसर्ग विधि की बात करें तो भाषा संसर्ग विधि क्या है? भाषा संसर्ग विधि में ये कहा जाता है कि बच्चों को भाषा के जो व्याकरण है, व्याकरण को अलग से ना पढ़ाकर, उसके लिए अलग से कक्षा का प्रबंध ना करके, जब अध्यापक बच्चों को गद्य या पद्य पढ़ा रहा होता है तो उसी में जो अध्याय में जो शब्द आ रहे हैं उसी के द्वारा जो अध्यापक है बच्चों को व्याकरण का ज्ञान दे सकता है। व्याकरण में चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, अलंकार, इनका ज्ञान अध्याय के साथ ही साथ दे सकता है। उसके लिए अलग से बच्चों को व्याकरण पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अलग से व्याकरण के नियमों में बांधने की जरूरत नहीं है। तो भाषा संसर्ग मतलब है कि पाठ्य वस्तु के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान देना। इसके अलावा आगमन विधि, तो देखिए आगमन और निगमन में हमेशा जो बच्चे हैं संशय में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। तो आगमन का मतलब होता है पहले बच्चों को अध्याय से संबंधित जैसे आगमन निगमन की बात करें तो ये व्याकरण शिक्षण की विधियां होती हैं। तो माध्यमिक स्तर पे देखें, प्राथमिक स्तर पे देखें तो आगमन विधि को एक उत्तम विधि माना जाता है। इस स्तर पर आगमन का मतलब है पहले बच्चों को जो भी विषय वस्तु है उससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दिए जाए, ठीक है, और धीरे धीरे जब बच्चों को विषय वस्तु समझ में आने लगे तो फिर उसका नियम या परिभाषा बताई जाए। मान लो आप बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो संज्ञा के बारे में, तो पहले आपको संज्ञा की परिभाषा ना देकर पहले आप अलग अलग जगहों के नाम ब्लैक बोर्ड पे श्याम पट्ट पे लिखो, लोगों के नाम लिखो, ठीक है, भाव जिन शब्दों से भावों का पता चलता है उन शब्दों को लिखो, ठीक है, और फिर बच्चों से उन शब्दों के बारे में पूछो कि बताओ ये जो अलग अलग जगह हैं इन शब्दों से क्या पता चलता है, जगहों का नाम, इन शब्दों से क्या पता चलता है, व्यक्तियों का नाम, ये शब्द भावों का बोध कराते हैं। तो जब आपने उदाहरण दे दिया उसके बाद फिर आप परिभाषा पे आओ कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से आगमन विधि में पहले आप उदाहरण देंगे, उसके बाद आप नियम बताएंगे, ठीक है। सो अध्याय विधि मतलब यहाँ पर बच्चों को अवसर दिया जाता है, बच्चा खुद से अध्याय करे, खुद से चीजों को जाने, खुद से चीजों को सीखे।
अभिनय या नाटक मंचन विधि, तो इसके माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को हिंदी की हम बात करें तो कोई भी अध्याय को नाटक के माध्यम से कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है, या उसके जो पात्र होते हैं उसका जो अभिनय बच्चे द्वारा कक्षा में सबके सामने किया जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि, तो नाम से ही पता चल रहा, तो इस विधि का मतलब है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अध्याय का ज्ञान बच्चों को देना। तो ये सब क्या हो गई, माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की विधियां हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर भाषा के मूल्यांकन की विधियां। तो किस तरह से हम माध्यमिक स्तर पर पता लगाएं कि बच्चों को भाषा का कितना ज्ञान हुआ है। तो उसके लिए परीक्षण हो सकता है, बच्चों की परीक्षा ली जा सकती है, चाहे मौखिक की बात करें चाहे लिखित की बात करें। ठीक है, तो बच्चों की परीक्षाएं ली जा सकती हैं। इसके अलावा निरीक्षण कक्षा में, चाहे बच्चे बोलते हैं, आप बच्चों से प्रश्नोत्तर करते हैं, बच्चे बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो इसके माध्यम से भी, निरीक्षण के माध्यम से भी आप पता कर सकते हो कि बच्चों का भाषा का कितना ज्ञान है, उनको कितना आया है। साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब है मौखिक, आप बच्चों के सामने जाकर आप उनसे सीधा प्रश्नोत्तर आप कर सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से आप जो बच्चों के भाषाई ज्ञान है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। प्रश्नावली, आप एक पेपर पर आप कुछ प्रश्न बच्चों को दे सकते हैं और उनका उत्तर बच्चों को देना होगा। तो प्रश्नावली के माध्यम से भी बच्चों को भाषा का कितना ज्ञान है, उनके मतलब बच्चों को कितना ज्ञान है, उनका जो लेखनी है वो किस तरह की है, उनका लेखन कौशल किस तरह का है। तो प्रश्नावली के माध्यम से भी बच्चों की जो भाषाई जो कौशल है, उनकी जो भाषाई सीख है उसका पता लगाया जा सकता है। जांच सूचियां, तो जांच सूची क्या होती है, ज्यादातर इसमें क्या होता है कि हाँ ना में उत्तर बच्चों को देना होता है। तो जांच सूचियों के माध्यम से भी आप बच्चों की जो भाषा का जो मूल्यांकन है आप कर सकते हैं। मापनी, तो मापनी क्या होता है, रेटिंग स्केल जिसको हम कहते हैं। और जांच सूची चेकलिस्ट, तो मापनी में क्या होता है कि 1 से लेकर 5 या एक से लेकर 10 तक अंक होते हैं, और भाषाई ज्ञान के आधार पर बच्चों को आप उसमें अंक दे सकते हैं। अगर बच्चा बहुत अच्छा करता है तो आप उसको 9 अंक, 10 अंक, और ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता तो 1, 2, 3, 4, जैसा बच्चे का भाषा ज्ञान है, जैसा समझ, उसके आधार पर आप मापनी के द्वारा बच्चों को अंक दे सकते हैं। अभिलेख, अभिलेख का मतलब है कि बच्चों ने जब बच्चे ने विद्यालय में मान लो दाखिला लिया तब से लेकर, और मान लो बच्चा कक्षा 10 में आ गया और कक्षा 6 में बच्चे ने दाखिला लिया था, तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक बच्चों का जो रिकॉर्ड है एक तरीके का। ठीक है, हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे का हिंदी भाषा में कक्षा 6 में कितना अंक आया, 7 में कितना अंक आया, 8 में कितना अंक आया, 9 में कितना अंक आया। तो अभिलेख के माध्यम से बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उनकी जो उपलब्धि है भाषा में, उसका पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से देखते हैं माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन की विधियां क्या हो गई, परीक्षण, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, जांच सूची, मापनी और अभिलेख। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कि माध्यमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण है उसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, उसके मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी भाषा शिक्षण में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के महत्व, उद्देश्य, शिक्षण एवं मूल्यांकन विधियों के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या महत्व है, भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षण एवं मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम विद्यालय पाठ्यक्रम की बात करें तो विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर भाषा ही नहीं रहेगी तो पुस्तकों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, पुस्तकें नहीं रहेंगी। अगर भाषा ही नहीं रहेगी तो कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी की बात करें, कैसे एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो विद्यालय पाठ्यक्रम की बात करें चाहे हम अपने समाज की बात करें, भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को लिखित रूप से, मौखिक रूप से एक दूसरे के समक्ष बताते हैं, प्रस्तुत करते हैं और दूसरे की बातों को जानते हैं। विद्यालय में भाषा का अध्ययन भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न रूपों में होता है। तो अलग अलग स्तरों पर अलग अलग रूपों में होता है। हम देखते हैं विद्यालय स्तर पर
भाषा जो है मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, राजभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, सांस्कृतिक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से विद्यालय में भाषा का अध्ययन अलग अलग स्तरों पर अलग अलग रूपों में होता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई जाती है, चाहे हम प्राथमिक स्तर की बात करें, माध्यमिक स्तर की बात करें, उच्च माध्यमिक स्तर की बात करें, तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग रूपों में पढ़ाई जाती है। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों को हम भाषा के माध्यम से ही पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। प्रत्येक स्तर पर भाषा शिक्षण का अपना निर्धारित महत्व होता है, उद्देश्य होता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, क्या विधियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के महत्व के बारे में, तो इस स्तर पर देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर मतलब कक्षा 11 और 12, तो विद्यार्थियों में स्वरचित कविता, मतलब इस स्तर पर विद्यार्थी योग्य हो जाते हैं कि खुद की जो कविताएं हैं लिखने लगते हैं। ठीक है, तो स्वरचित कविता, कहानियां, पत्र आदि लिखने की योग्यता का विकास हो जाता है। विद्यार्थियों में चिंतन प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, सोचना, समझना, चिंतन करना, चीजों को गहराई से, किसी भी विषय वस्तु के बारे में, इस दुनिया के बारे में, भाषा के बारे में, साहित्य के बारे में गहराई से सोचना, तो चिंतन प्रवृत्ति का विकास होता है। विद्यार्थियों में समालोचना की प्रवृत्ति का विकास होता है, मतलब किसी भी विषय वस्तु के पक्ष, गुण या दोषों के बारे में बात करना। ठीक है, तो समालोचना, विद्यार्थी कोई कविता पढ़ रहा है, कोई कहानी पढ़ रहा है, तो उसमें उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, कहाँ पे लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो विद्यार्थियों में समालोचना की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। विद्यार्थियों में पाठ के रस भाव को समझने और ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है, कि चाहे कविता की बात करें, कहानी की बात करें, तो कवि है, लेखक है, क्या कहना चाह रहा है, कवि ने जो कविता लिखी है उसके पीछे के उसके भाव क्या है, तो इन भावों को समझने और ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो जाता है। विद्यार्थियों में स्वाध्याय और मौन वाचन की आदत का विकास होता है। इस स्तर पर बच्चे खुद से अध्ययन करते हैं, मौन वाचन करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, खुद से सीखते हैं। विद्यार्थी गद्य की विभिन्न विधाओं से परिचित होता है। गद्य की अगर हम बात करें, तो चाहे हम कहानी की बात करें, निबंध की बात करें, हम एकांकी की बात करें, हम पत्र की बात करें, हम संस्मरण की बात करें, यात्रा वृत्तांत की बात करें, नाटक की बात करें, तो विद्यार्थी गद्य की विभिन्न विधाओं से परिचित हो जाते हैं। वह अपने विचारों को सही और स्पष्ट रूप से लिखकर बोलकर अभिव्यक्त करते हैं। विद्यार्थी हिंदी की पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त हिंदी साहित्य को पढ़ने में रुचि रखते हैं, चाहे उपन्यास की बात करें, चाहे जो अलग अलग कवियों की जो काव्य रचना है उनकी बात करें, जो गद्य रचना है उनकी बात करें, तो विद्यार्थी सिर्फ हिंदी पाठ्यपुस्तक नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की जो अलग अलग जो रचनाएं हैं उसको पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्व होता है, कि भाषा के बारे में बच्चे क्या है और गहराई से चीजों को जानते हैं, समझते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, चाहे बोलकर चाहे लिख कर, उनके चिंतन प्रवृत्ति का विकास होता है, समालोचना जो प्रवृत्ति है उसका विकास होता है। ठीक है, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर जो है भाषाई रूप से जो विद्यार्थी हैं, आप कह सकते हो कि दक्ष हो जाते हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में चिंतन प्रवृत्ति का विकास करना। इसलिए हम देखते हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर पर चाहे हम कविताओं की बात करें, चाहे हम कहानियों की बात करें, गद्य की बात करें, उसकी अलग अलग विधाओं की बात करें, उसमें और गहराई आ जाती है, ताकि बच्चे उसको सोचें, समझें। तो इस स्तर पर चिंतन प्रवृत्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में समालोचना की प्रवृत्ति का विकास करना, कि चाहे कहानी पढ़ें, चाहे कविता करें, ठीक पढ़ें। ठीक है, कुछ जो भी हिंदी की साहित्य के बारे में, हिंदी की पाठ्यपुस्तक में जो अलग अलग अध्याय पढ़ें, तो उसकी समालोचना कर सकें, कि उसके गुण क्या है, क्या अच्छा है, क्या सुधार की जरूरत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो समालोचना प्रवृत्ति का विकास करना, उनमें स्वरचित कविता, कहानी, पत्र लिखने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को इस योग्यता का विकास करना, उनको अपने विचारों को सही और स्पष्ट रूप से लिखकर बोलकर अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना। विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य को पढ़ने की रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में पाठ के रस भाव को समझने और ग्रहण करने की क्षमता पैदा करना, विद्यार्थियों में स्वाध्याय और मौन वाचन की आदत का विकास करना, और विद्यार्थियों को कविता के विभिन्न पक्षों, गद्य की विभिन्न विधाओं से परिचित करवाना। ये सब उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं।
अब हम बात करते हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो प्रश्नोत्तर विधि हो गई, व्याख्यान विधि हो गई, विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण का मतलब क्या है? प्रश्नोत्तर और व्याख्यान दोनों को एक साथ अगर लाएं, दोनों का एक साथ प्रयोग करें तो विश्लेषण विधि है, जहां पे प्रश्नोत्तर के माध्यम से विद्यार्थियों को सोचने समझने पर मतलब इस योग्य बनाया जाता है कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से कोई भी, मान लो आप प्रेमचंद्र के जो उपन्यास है आप उनके बारे में पढ़ा रहे हो, तो आप बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हो कि प्रेमचंद ने ये उपन्यास क्यों लिखा, इसमें कितने पात्र हैं, किस पात्र क्या क्या भूमिका है, क्या कौन सा पात्र क्या बताना चाह रहा है, उस समय समाज की क्या परिस्थितियां रही होंगी, लोगों की, किसानों की क्या समस्या रही होंगी। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को विश्लेषण करने पर, जो भी अध्याय बच्चा पढ़ रहा है, विश्लेषण करने पर, सोचने पर, समझने पर बच्चों को उस स्तर पर पहुंचाया जा सकता है कि बच्चा सोचे समझे फिर उत्तर करे। तो प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि को मिलाकर विश्लेषण विधि बनी है। ठीक है। परिचर्चा विधि, किसी विषय पर परिचर्चा हो सकती है कक्षा में, विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थी अध्यापकों के बीच में वाद विवाद विधि। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यास विधि, तो देखिए व्यास विधि जो है उच्च कक्षाओं में पढ़ाई जाती है और एक कविता शिक्षण की एक विधि है, जिसमें ये इसको हम कहते हैं कि भाव प्रधान विधि है। इस विधि में शिक्षक अगर किसी कविता के भावों के बारे में बता रहे हैं, मान लो चाहे हम तुलसीदास की बात करें, सूरदास की बात करें, तो उनकी रचनाओं के बारे में अगर बता रहा है, तो इसमें किसी एक कवि के बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में बताने के लिए पूरे जो हिंदी साहित्य के जो अलग अलग कवि हैं उनकी रचनाओं का उदाहरण भी दे सकता है। तो मतलब क्या है कि ये उच्च स्तर पर पढ़ाई जाती है, और इसके लिए, इस विधि का प्रयोग करने के लिए अध्यापक को हिंदी साहित्य का एक तरह से पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि किसी एक कवि को अगर उसके बारे में बताए, उसकी रचना के बारे में बताए, तो अन्य कवियों का भी उदाहरण वो दे सके, उनकी रचनाओं का उदाहरण दे सके। ठीक है। अगर मीराबाई की बात करें, मीराबाई जो हैं उन्होंने भी श्री कृष्ण के ऊपर अपनी रचनाएं लिखी, सूरदास ने भी लिखी। ठीक है। तो अगर मीराबाई के बारे में बता रहे हैं, तो अ, मीराबाई की जो रचना है उनके बारे में बताकर कि मीराबाई ने कृष्ण कृष्ण जी हैं, उनकी जो मीराबाई की रचनाएं हैं, तो उनमें कृष्ण जी के किन किन रूपों का वर्णन किया है, किस तरह से जो अपनी भक्ति भाव जो है, अपना जो प्रेम है वो प्रकट किया है। और उसकी तुलना सूरदास से है कि सूरदास ने कृष्ण जी के किन रूपों का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। तो मतलब व्यास विधि है कि जो शिक्षक जब व्यास विधि के माध्यम से किसी कवि के बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में अगर बच्चों को बताए, तो उदाहरण के स्वरूप अन्य रचनाएं, अन्य साहित्य के बारे में बच्चों को बताए, तुलना कर सके। तो व्यास विधि है, उच्च स्तर पर पढ़ाई जाती है। आगमन विधि में क्या है कि बच्चों को पहले आ, उदाहरण दिए जाते हैं। ये व्याकरण, देखिए आगमन और निगमन की बात करें तो व्याकरण शिक्षण की विधि है। इसमें क्या है, आगमन में पहले बच्चों को विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसकी परिभाषा बताई जाती है। निगमन में पहले परिभाषा बता दी जाती है, फिर उदाहरण दिया जाता है। तो आगमन और निगमन में ये फर्क है। उदाहरण के लिए मान लो अगर बच्चों को आप अलंकार के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आगमन विधि में पहले आप अलंकार से संबंधित उदाहरण दोगे, फिर परिभाषा बताओगे। और निगमन में आप पहले सीधा अलंकार की परिभाषा बताकर फिर आप उदाहरण दोगे। समीक्षा विधि, तो समीक्षा विधि की बात करें तो यहाँ पर भी देखते हैं कि उच्च स्तर पर जब उच्च कक्षाओं में विद्यार्थियों को गद्य पढ़ाया जाता है, पद्य पढ़ाया जाता है, तो विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाता है कि उस अध्याय की समीक्षा कर सकें। उस अध्याय में उनको क्या अच्छा लगा, क्या गुण है, क्या दोष है, उसके बारे में वो चर्चा कर सके कक्षा में, कि इस अध्याय में इनको क्या सीखने को मिला, अलग अलग जो पात्र थे, कौन से पात्र अच्छे हैं, किन पात्रों में क्या कमियां हैं। ठीक है। तो समीक्षा मतलब गुण और दोषों के बारे में चर्चा करना। स्वाध्याय विधि, खुद से पढ़ना। ठीक है। अब अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा मूल्यांकन की विधियां, तो परीक्षण है, परीक्षा लेना, चाहे लिखित चाहे मौखिक निरीक्षण, बच्चों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि कक्षा में, मान लो कक्षा में जो है बच्चा है, ठीक है, किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह से चीजों को सीख रहा है। तो परीक्षा लेकर, बच्चों को देखकर, साक्षात्कार के द्वारा,
प्रश्नावली के द्वारा बच्चों को प्रश्न भी दिए जा सकते हैं, कुछ बच्चा उसका उत्तर करेगा तो उन प्रश्नों का उत्तर बच्चा किस तरह से लिख रहा है, क्या क्या चीजें बच्चे ने लिखा है, तो उसके माध्यम से भी बच्चे के भाषा कौशल का पता चल जाता है। जांच सूची, जिसको जांच सूची और मापनी, मापनी मतलब क्या है, रेटिंग स्केल। जांच सूची मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक तरह की एक सूची होती है जिसमें हाँ और ना में बच्चों को उत्तर देना होता है। मापनी मतलब एक तरह का रेटिंग स्केल होता है जहाँ पर 1 से लेकर 5 या 1 से लेकर 10 तक का रेटिंग स्केल होता है। बच्चों की उपलब्धि के आधार पर, उनकी मेहनत के आधार पर, उनके भाषाई ज्ञान के आधार पर बच्चों को अंक दिया जाता है। ठीक है, 1 से लेकर 10 या 5 तक। तो इससे भी बच्चों की भाषाई ज्ञान का पता चलता है। अभिलेख मतलब बच्चों का जो रिकॉर्ड है, कि बच्चा इससे पहले की कक्षा में बच्चों का भाषा में क्या, बच्चों की उपलब्धि रही है, भाषा में बच्चों का क्या अंक रहा है, उनको कहाँ पे समस्या है। ठीक है, तो अभिलेख के माध्यम से विद्यालय में जो बच्चों का जो रिकॉर्ड है उसके माध्यम से भी बच्चों के जो भाषाई जो ज्ञान है उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हिंदी भाषा शिक्षण में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं मूल्यांकन के बारे में, कि मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, इसके कितने प्रकार हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, और इसके अलावा हम बात करेंगे प्रश्न पत्रों के निर्माण के आधार के बारे में, इनके प्रकार के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम मूल्यांकन की बात करें कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की उपलब्धियों, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण उद्देश्यों की जांच करता है। मतलब क्या है कि एक निश्चित समय में विद्यार्थियों ने कितना सीखा, उनकी उपलब्धि क्या रही, तो मूल्यांकन के माध्यम से उनकी उपलब्धियों की जांच की जाती है। और इसके लिए शिक्षक क्या करता है, इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेता है। ये परीक्षाएं कक्षा के दौरान भी हो सकती हैं, अध्याय समाप्त होने के बाद भी हो सकती हैं, जैसे साप्ताहिक होती हैं, मासिक होती हैं, अर्धवार्षिक होती हैं और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। इसके अलावा शिक्षण विधियों की जांच, शिक्षण विधियां मतलब कि जिन शिक्षण विधियों का उपयोग करके शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, विद्यार्थियों को बताया। अगर मान लो विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आता है तो इसका मतलब है कि शिक्षक ने जिस तरह से उनको पढ़ाया, जिन विधियों के माध्यम से उसको पढ़ाया, वो विधियां बहुत ही अच्छी रही हैं। लेकिन अगर कक्षा में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आता तो इसका मतलब है कि शिक्षक ने जिन विधियों का इस्तेमाल किया है वो विधियां उतनी कारगर नहीं है। तो मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है, शिक्षण विधियों का पता लगाया जाता है कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां अच्छी हैं, उपयोगी हैं बच्चों के स्तर के हिसाब से, और कौन सी शिक्षण विधियां बच्चों के स्तर के हिसाब से उपयोगी नहीं है। तथा शिक्षण उद्देश्यों की जांच करता है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बच्चों को पढ़ाया गया, सिखाया गया, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई कि नहीं। मान लो हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा के अगर शिक्षण उद्देश्य क्या है कि बच्चों की हिंदी भाषा में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थी भाषा को सही तरीके से बोल सके, लिख सके, पढ़ सके, समझ सके। जो हिंदी भाषा साहित्य है उसमें बच्चों की रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को हिंदी भाषा के व्याकरण का ज्ञान देना, बच्चों को कविता शिक्षण के बारे में बताना, बच्चों को गद्य शिक्षण के बारे में बताना, कहानी शिक्षण के बारे में बताना। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई, क्या बच्चों को ये चीजें पता चली कि नहीं, तो इसका पता कैसे चलेगा, मूल्यांकन से। तो मूल्यांकन में 3 चीजें आ रही हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की उपलब्धियों की जांच, मतलब एक निश्चित समय में विद्यार्थियों ने कितना सीखा, शिक्षण विधियों की जांच की, जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया वो कितनी कारगर रही, और शिक्षण उद्देश्यों की जांच की, शिक्षण उद्देश्य जो है किस सीमा तक सफल रहे। इसके अलावा बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन तथा शिक्षण उपलब्धियों व उद्देश्यों की जांच प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन का अर्थ आपको समझ में आ गया कि मूल्यों का अंकन करना, कि एक निश्चित समय में विद्यार्थियों ने कितना सीखा, शिक्षकों ने कितने अच्छे से पढ़ाया, और शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई, किस स्तर तक हुई।
किसी विषय के शिक्षण के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई, इस बात का पता लगाने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हुए भी बच्चों का मूल्यांकन करता है रोजाना, और अध्याय समाप्ति के बाद भी बच्चों का जो परीक्षा लेता है, क्लास टेस्ट जिसको हम कहते हैं, चाहे रोजाना ले सकता है, साप्ताहिक होती है, मासिक होती है, अर्धवार्षिक, वार्षिक। तो इसलिए मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षक व विद्यार्थियों का अधिगम पद प्रदर्शित करने के लिए होता है, मतलब उनका मार्गदर्शन करने के लिए होता है। विद्यार्थियों का मार्गदर्शन होता है कि उनका अभी स्तर क्या है, बच्चों को और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, किन किन विषयों में बच्चे अच्छा करें, किस में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और शिक्षकों का भी मार्गदर्शन होता है कि बच्चों की परिणामों के आधार पर शिक्षक अपने शिक्षण विधियों में परिवर्तन करते हैं, पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन करते हैं, और उनको पता चलता है कि किन बच्चों के साथ ज़्यादा मेहनत करनी है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के प्रकार की। तो देखिए, मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं, पहला सतत मूल्यांकन, दूसरा व्यापक मूल्यांकन। अगर हम सतत मूल्यांकन की बात करें तो सतत मूल्यांकन मतलब है मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो सतत मूल्यांकन से अभिप्राय मूल्यांकन की निरंतरता से है। मूल्यांकन लगातार चलता है, क्लास में भी चलता है, कक्षा में भी चलता है, और कक्षा के बाद भी चलता है। मान लो अध्यापक आपको कोई विषय पढ़ा रहा है, और पढ़ाते पढ़ाते बीच में अक्सर आपसे प्रश्न पूछता है, तो ये भी तो एक मूल्यांकन है। प्रश्न के माध्यम से वो जानना चाहता है कि आपका उस अध्याय में ध्यान है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और उस अध्याय को पढ़ा दिया तो अध्याय के बाद भी जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, जो टेस्ट होता है, तो ये भी मूल्यांकन का एक प्रकार है। तो मूल्यांकन है लगातार चल रहा है, कक्षा में भी, कक्षा के बाद भी। साप्ताहिक भी हो रहा है, मासिक भी हो रहा है, अर्धवार्षिक भी हो रहा है, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, और वार्षिक भी हो रहा है जो साल में एक बार होता है, वर्ष के अंत में। ठीक है। तो इस तरह से मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता से अभिप्राय है मूल्यांकन शिक्षण के दौरान भी होता है और शिक्षण के बाद भी। सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों में सुधार सहज व सरल होता है। मान लो कक्षा में अध्यापक आपको पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते आपका मूल्यांकन कर रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आप उसका उत्तर दे रहे हो, तो इससे क्या है कि उसको पता चल रहा है ना कि आपको कितना समझ में आया नहीं, और आपको भी पता चल रहा है कि आपको क्या आपकी मतलब कमियां रह गई है, कहाँ पे आपको ज़्यादा सुधार करना है। तो ये कैसे संभव है, ये मूल्यांकन के द्वारा ही संभव होता है। इसके द्वारा विद्यार्थी विशेष की आवश्यकताओं को समझकर उसका निदान व उपचार संभव होता है। तो मूल्यांकन के बाद ही शिक्षक को पता चलता है कि कौन सा बच्चा है जिस पर ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो इस हिसाब से उन बच्चों के साथ शिक्षक और मेहनत करते हैं, और बच्चों को भी अपनी कमियों का पता चलता है कि किन विषयों में उनको अधिक मेहनत की जरूरत है। तो जब आपको समस्याओं का पता चलेगा तभी आप निदान मतलब समस्याओं का पता चलना, और उपचार मतलब उनका समाधान खोजना, उसको उसका समाधान निकालना। ठीक है। तो ये कब संभव है, जब आप बच्चों का मूल्यांकन होगा। तो मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों की कमियों का पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि किन विषयों में, किन अध्यायों में उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इससे विद्यार्थी स्वयं अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर कर सकते हैं। और सतत मूल्यांकन के भी प्रकार होते हैं। तो देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक, जिसको योगात्मक भी कहते हैं। कक्षा के दौरान मान लो अध्यापक कक्षा में आपको जो भी विषय पढ़ा रहा है, विषय पढ़ाते हुए जब आपका मूल्यांकन करता है, आपसे प्रश्न उत्तर पूछता है, ठीक है, आपको गृह कार्य देता है, आपको प्रश्न देता है कि आप उसको करके लाओ, आप इसका उत्तर बताओ, तो इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं, मतलब कक्षा के दौरान जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है। और संकलनात्मक मतलब होता है वार्षिक। ठीक है। कि जब आपका पूरा जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, आपका जो पूरा सिलेबस है, जो पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो जो ये अर्ध वार्षिक और जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, वर्ष के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं उसको कहते हैं संकलनात्मक। आपको याद होगा कि जब आप स्कूल में थे तो आप एफए और एसए देते थे। एफए मतलब फॉर्मेटिव निर्माणात्मक, कि कक्षा के दौरान जो होता था, अध्याय के दौरान जो अध्यापक आपसे जो प्रश्न पूछते थे, ठीक है, और उसके बाद आपका जो टेस्ट होता था। और संकलनात्मक जो ऐसे होता था सम्मेटिव, की जो वर्ष के अंत में जो परीक्षाएं होती थी। तो निर्माणात्मक मतलब कक्षा के दौरान शिक्षण अधिगम के दौरान जो अध्यापक आपसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो वो निर्माणात्मक मूल्यांकन हो गया। और संकलनात्मक मतलब जब आपका पूरा कोर्स
खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो परीक्षाएं होती हैं उसको कहते हैं संकलनात्मक। इस तरह से क्या है कि सतत मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन लगातार चल रहा है कक्षा के दौरान भी और कक्षा के बाद भी। फिर हम बात करते हैं व्यापक। तो व्यापक क्या है मूल्यांकन? कि व्यापक इसको इसलिए कहते हैं कि कक्षा में जो भी क्रियाएं चल रही हैं, शिक्षण अधिगम, अलग अलग विषय पढ़ाए जा रहे हैं, उसके अलावा कक्षा के बाहर जो अलग अलग क्रियाएं चल रही हैं, जैसे हम बात करते हैं चाहे खेल कूद है, चाहे म्यूजिक है, डांस है, ठीक है, आर्ट है, तो इस सारी की सारी जो क्रियाएं हैं इसको भी मूल्यांकन का एक हिस्सा बना दिया गया है। तो मूल्यांकन का स्तर क्या है और व्यापक हो गया है। जैसे नदियों का पानी जब समंदर में मिलता है तो समंदर और विशाल हो जाता है, वैसे ही पाठ्य जो क्रियाएं हैं, जो कक्षा में जो पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, अलग अलग विषय पढ़ाए जा रहे हैं, उनके साथ के साथ मूल्यांकन में खेल कूद को भी, आर्ट को भी जोड़ दिया गया है, म्यूजिक, डांस, नाटक, इन सबको भी जोड़ दिया गया है। तो मूल्यांकन जो है एक व्यापक स्तर पर हो गया है, क्योंकि इसमें जो शिक्षा है और उसके साथ साथ जो सह शैक्षिक पक्ष है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, उसको भी शामिल कर दिया गया है। तो मूल्यांकन का स्तर व्यापक हो गया है। ठीक है, तो व्यापक मूल्यांकन से अभिप्राय उसकी व्यापकता से है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ सह शिक्षक जो पक्ष हैं, जो सीसीए है, को करिकुलर एक्टिविटी है, उसको भी शामिल कर दिया गया है। तो इसमें क्षमताएं, मनोवृत्तियां, चिंतन, पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य से आगामी गतिविधियां भी शामिल है। इसके द्वारा विद्यार्थियों का बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक, शारीरिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सतत मूल्यांकन क्या है और व्यापक मूल्यांकन क्या है। अब हम बात करते हैं भाषा अधिगम की दृष्टि से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक है कि बच्चों को एक निश्चित समय में जो भी चीज पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना, एक शिक्षक के रूप में बच्चा कितना सीख रहा है। बच्चों को भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ तक सीखे हैं, उनको कहाँ तक चीजें आई हैं, भाषा का कितना ज्ञान हुआ है। तो इसके लिए क्या जरूरत है? मूल्यांकन की। तो शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, इसके लिए मूल्यांकन जरूरी है। उपयोगी शिक्षण विधियों के चयन में, तो इससे अध्यापक को भी पता चलता है ना कि जिन जिन विधियों का प्रयोग किया है तो कौन कौन सी विधियां ज्यादा कारगर साबित हुई हैं। विद्यार्थियों की प्रगति में सहायता के लिए, तो बच्चों को अपने बारे में पता चलता है अलग अलग विषयों का। जब बच्चा पेपर देता है तो उससे उसको पता चलता है कि किस विषय में उसको अधिक मेहनत की जरूरत है। जिसमें अधिक मेहनत की जरूरत है उसमें बच्चा फिर अधिक ध्यान देता है। तो इससे विद्यार्थियों की प्रगति में सहायता मिलती है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण के लिए, मान लो कक्षा में बच्चों का मूल्यांकन किया गया, ठीक है, उनका टेस्ट लिया गया, कुछ बच्चों के बहुत कम नंबर आए, कुछ बच्चों के एक औसत अंक आए, कुछ बच्चों के औसत से ज्यादा। तो इस आधार पर बच्चों का वर्गीकरण किया जा सकता है कि ये बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ये बच्चे जो हैं औसत हैं, और कुछ जो कक्षा में 8-10 बच्चे हैं, ये पढ़ने में औसत से कम है, तो इनके साथ ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इनकी जो अतिरिक्त कक्षाएं, एक्स्ट्रा क्लास इनके लिए लगाई जाए। तो विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने के लिए और उसके हिसाब से बच्चों की सहायता करने के लिए, तो ये वर्गीकरण किस माध्यम से होगा? मूल्यांकन के द्वारा। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, तो निदानात्मक मतलब बच्चों की भाषा संबंधी समस्या का पता लगाना, और उपचार का मतलब क्या है कि उन समस्याओं का समाधान करना। तो निदानात्मक और उपचारात्मक तभी संभव है जब बच्चों का मूल्यांकन किया जाए। विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए कि तुम अलग अलग जो विषय हैं, तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत करोगे तो और अच्छा करोगे, और अच्छे अंक आएंगे, और अच्छे आपको समझ में आएगा, और यही आपका ज्ञान जो है, यही समझ है, आगे आपके काम आएगी। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए कि विद्यार्थी मूल्यांकन के आधार पर ये तय किया जा सकता है ना कि विद्यार्थी भविष्य में क्या अच्छा कर सकता है। गणित में अच्छा है बच्चा, जो है आर्ट में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, डांस में अच्छा है, सोशल स्टडीज में अच्छा है, बच्चा भाषा में अच्छा है, किस में अच्छा है, उसी हिसाब से बच्चों को मार्गदर्शन करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। पाठ्यक्रम के सुधार में सहायता के लिए, तो मूल्यांकन के द्वारा सिर्फ बच्चों की और शिक्षकों की जांच नहीं होती, पाठ्यक्रम की भी जांच होती है कि पाठ्यक्रम कहाँ तक अच्छा है, क्या पाठ्यक्रम में सुधार की जरूरत है कि नहीं। इसके अलावा भाषाई कौशल के मूल्यांकन हेतु कि बच्चों को जो भाषाई कौशल है, पढ़ना, लिखना, बोलना, ठीक है, सुनना, इन कौशलों का कहाँ तक विकास हुआ है, मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के मूल्यांकन हेतु, ठीक है, बोध क्षमता के मूल्यांकन हेतु कि बच्चा को जो भी अध्याय पढ़ाया गया कहाँ तक समझ में आया।
विषय वस्तु के ज्ञान के मूल्यांकन में विषय वस्तु का कितना ज्ञान हुआ बच्चों को, व्याकरण के ज्ञान, ठीक है, कि व्याकरण का कहाँ तक ज्ञान हुआ, रचना कार्य के मूल्यांकन की, विद्यार्थियों की जो रचना कार्य है, चाहे हम पत्र लेखन की बात कर रहे हैं, चाहे हम निबंध लेखन की बात कर रहे हैं, चाहे संवाद लेखन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन के द्वारा जो भाषा के जो विभिन्न पक्ष हैं उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और इनके बारे में पता लगाने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। अब हम बात करें, अगर देखिए प्रश्न पत्रों का निर्माण जब किया जाता है तो उसका आधार क्या होना चाहिए। पहला होना चाहिए कि जब भी प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाए तो ये देखा जाए कि बच्चों को कितना, बच्चों के ज्ञान का पता लगाने के लिए, विषय वस्तु में बच्चों की बोध का पता लगाने के लिए कि उनको कितना समझ में आया, और प्रयोगात्मक की जो उन्होंने सीखा जो समझा उसको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, और कौशलात्मक की बच्चों के जो भाषाई कौशल है, जो पढ़ना लिखना बोलना सुनना समझना, उसका कहाँ तक विकास हुआ। तो इसी आधार पर जो है प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, और यही चीजें प्रश्न पत्रों के माध्यम से बच्चों के ज्ञानात्मक बोधात्मक प्रयोगात्मक कौशलात्मक जो ये उद्देश्य हैं इन्हीं का पता लगाया जाता है। तो यही आधार है। और अगर हम प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है। उसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, बोर्ड के पेपर में आपने किया होगा। और अति लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति, मिलान करो, सही गलत बहुविकल्पीय जिसको एमसीक्यू कहते हैं, समरूप प्रश्न आते हैं, चुनाव पूर्ति प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रश्नों के प्रकार होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी भाषा शिक्षण में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं हिंदी भाषा में उपलब्धि परीक्षण। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उपलब्धि परीक्षण के बारे में कि उपलब्धि परीक्षण होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके निर्माण की विधि कौन सी है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विद्यार्थी अपने जीवन में अनेकों प्रकार के ज्ञान तथा कौशल को प्राप्त करता है। हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं। एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, हर रोज कुछ नया सीखता है, अलग अलग विषयों को सीखता है, लेकिन इस ज्ञान तथा कौशल में कितनी दक्षता व्यक्ति ने या विद्यार्थी ने प्राप्त की, विद्यार्थी ने कितना सीखा। विद्यार्थी 1 महीने 2 महीने 3 महीने स्कूल जाके पढ़ाई की तो उसने क्या सीखा, इसका पता उस ज्ञान तथा कौशल के उपलब्धि परीक्षण से ही चलता है। तो इसका पता कैसे चलता है, उपलब्धि परीक्षण से। तो उपलब्धि परीक्षण कोई अलग से मतलब टेस्ट या कुछ ऐसा नहीं है कि जो कुछ अलग से कोई अलग चीज हो। इसका मतलब है कि जो बच्चे ने एक निश्चित समय में एक समय में कितना सीखा, उसके इस ज्ञान का पता लगाने के लिए जो परीक्षण लिया जाता है, जो टेस्ट लिया जाता है, उसे ही उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। तो देखिए, उपलब्धि इसलिए जोड़ा है कि मतलब एक निश्चित समय में बच्चे ने कितना सीखा है, कितना प्राप्त किया है, उसकी उपलब्धि कितनी रही है, इस चीज का पता लगाने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है, तो इसलिए उस टेस्ट को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में अनेकों प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। समान मानसिक योग्यताओं से संपन्न होने के कारण वे समय की एक ही अवधि में विभिन्न विषयों तथा कुशलताओं में विभिन्न सीमाओं तक प्रगति करते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं एक ही क्लास में बच्चे हैं, अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबको पढ़ाने वाले शिक्षक भी एक ही होते हैं। जो बच्चे किताबों को पढ़ते हैं वो किताबें भी एक जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ बच्चे हैं, कुछ के जो नंबर हैं, अंक है, ज्यादा आते हैं, कुछ के नंबर कम आते हैं, कुछ का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कुछ का अच्छा नहीं आता। लेकिन इसका पता कैसे चले, तो उनकी बच्चों की इसी प्रगति प्राप्ति या उपलब्धि का मापन या मूल्यांकन करने के लिए जिन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, व्यवस्था की जाती है, उन्हीं परीक्षाओं को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, बच्चों की इसी उपलब्धि का पता लगाने के लिए उपलब्धि परीक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि ये पता चल सके कि बच्चा विद्यालय में जा रहा है तो बच्चा कितना सीखा है, एक निश्चित समय में बच्चे ने कितना सीखा है, जो शिक्षक ने उसको पढ़ाया है तो बच्चे ने कितना समझा, कितना सीखा, शिक्षक ने कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ाया। तो चाहे शिक्षक की उपलब्धि चाहे बच्चों की उपलब्धि, तो इसका पता लगाने के लिए जो परीक्षाएं ली जाती है उसको उपलब्धि परीक्षण
कहा जाता है। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। तो उपलब्धि परीक्षाएं वे परीक्षाएं हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि एक निश्चित समय में बच्चे ने कितना सीखा है। मान लो कोई 7वीं कक्षा का बच्चा है, ठीक है, तो 7वीं कक्षा में उसने अ, मान लो बच्चा जो है मार्च में बच्चों का रिजल्ट आ गया, ठीक है। बच्चा अप्रैल से 7वीं कक्षा में जाना शुरू कर दिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो इस दौरान शिक्षकों ने बच्चों को अलग अलग विषयों को पढ़ाया, चाहे हम हिंदी की बात करें, हम बात करें सामाजिक विज्ञान की, गणित की, विज्ञान की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं। तो अलग अलग विषय में बच्चे ने कितना सीखा, तो इसका पता लगाने के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं उसे ही उपलब्धि परीक्षा कहा जाता है। तो उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से विद्यार्थियों के सीखने के स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी किस तरह से सीख रहा है और विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है। मान लो बच्चा जो है, बच्चे की 7वीं कक्षा अप्रैल से शुरू हुई और सितंबर में बच्चों की परीक्षा ली गई, तो उससे क्या पता चलेगा कि अप्रैल से लेकर और अगस्त तक बच्चे ने कितना सीखा है, अलग अलग विषयों का कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं परीक्षाओं को, जो बच्चों की उपलब्धि का पता लगाए, तो इन्हीं परीक्षाओं को उपलब्धि परीक्षा कहा जाता है। तो उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है कि बच्चे की वर्तमान योग्यता क्या है, बच्चे को भाषा में कितना आता है, हिंदी में कितना आता है, इंग्लिश में कितना आता है, संस्कृत में कितना आता है, विज्ञान में कितना आता है, सामाजिक विज्ञान में कितना आता है, गणित में कितना आता है, किस विषय में वो बहुत मजबूत है, किस विषय में वो कमजोर है। इसका पता कैसे चलता है? इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से। तो उपलब्धि परीक्षण की क्या आवश्यकता है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आवश्यकता क्या है। उपलब्धि परीक्षण दिए हुए ज्ञान तथा कौशल का मापन करता है कि विद्यार्थियों का अभी तक वर्तमान स्थिति क्या है, उन्होंने कितना सीखा है, कितना कौशल उनको प्राप्त हुआ है। भाषा की बात करें तो उनको कितना लिखना आया है, कितनी अच्छी तरीके से अपने विचारों को बोल सकते हैं, कितने अच्छे से सुन सकते हैं, कितने अच्छे से समझ सकते हैं, कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं, कितने अच्छे से स्वयं से निबंध लिख सकते हैं, स्वयं से पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण दिए हुए ज्ञान तथा कौशल का मापन करता है, इसके लिए इसकी आवश्यकता है। इस परीक्षण के द्वारा ज्ञान तथा उपलब्धि की लब्धि ज्ञात की जाती है कि बच्चे का ज्ञान क्या है, भाषा में बच्चे का ज्ञान क्या है, उसको व्याकरण का ज्ञान क्या है, गद्य का ज्ञान क्या है, पद्य का ज्ञान क्या है, और उसकी उपलब्धि कितनी रही है, कितना सीखा है। तो इसका पता लगाने के लिए उपलब्धि परीक्षण की व्यवस्था की जाती है, आयोजन की जाती है। तो इन चीजों का पता लगाने के लिए, बच्चों के ज्ञान का पता लगाने के लिए, बच्चे के कौशल का पता लगाने के लिए उपलब्धि परीक्षण की आवश्यकता है। इसमें प्रश्नों की रचना, उपलब्धि की मात्रा की गणना तथा व्यक्ति की प्रगति की मात्रा का मापन करने के लिए की जाती है। तो इसमें जो भी प्रश्न की रचना की जाती है, प्रश्नों की रचना क्यों की जाती है? क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की उपलब्धि, उनकी जो शैक्षिक प्रगति है, उसका पता लगाया जाता है कि बच्चे की प्रगति कितनी हुई है, किस सीमा तक हुई है, कहाँ पर बच्चा किन विषयों में ज्यादा मजबूत है, किन विषयों में उसको अधिक मेहनत की जरूरत है। तो उपलब्धि परीक्षण से विद्यार्थी की वर्तमान स्थिति और प्रगति का पता चलता है। इसके अंतर्गत विषयों के भिन्नता के अनुसार अलग अलग परीक्षण बनाए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है, विज्ञान के लिए अलग है, संस्कृत के लिए अलग है, गणित के लिए अलग है। तो इसके लिए इसमें विषयों के अनुसार, भिन्नता के अनुसार अलग अलग परीक्षण बनाए जाते हैं और इसी परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति, उनकी उपलब्धि का पता लगाया जाता है कि विद्यार्थियों को हिंदी का कितना ज्ञान है, इंग्लिश का कितना ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का कितना ज्ञान है, गणित का कितना ज्ञान है, विज्ञान का कितना ज्ञान है। तो उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की, विद्यार्थी की उपलब्धि की क्षमता का प्रदर्शन करता है कि उसकी उपलब्धि किस सीमा तक हुई है, बच्चे ने किस सीमा तक सीखा है, कहाँ तक सीखा है और कहाँ उसको अधिक मेहनत की जरूरत है। अब हम बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। तो देखिए, उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, प्रमापित परीक्षण और शिक्षक निर्मित परीक्षण। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं प्रमापित क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और अ, शिक्षक निर्मित परीक्षण मतलब टीचर मेड टेस्ट। तो अगर सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्डाइज की बात करें, प्रमापित परीक्षण की बात करें, तो देखिए इसकी क्या विशेषता होती है। इसका निर्माण विशेषज्ञों तथा मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है और इसलिए इसके निर्माण में
इसके परीक्षण में, ठीक है, नियम और सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। बच्चों की उनकी उम्र क्या है, ठीक है, उनका मानसिक स्तर क्या है, बच्चों की रुचि क्या है, इस हिसाब से इन चीजों को ध्यान में रखकर ये परीक्षण तैयार किया जाता है। इनका निर्माण विभिन्न कक्षाओं तथा विषयों के लिए किया जाता है। जिस कक्षा के लिए जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है उनको विभिन्न स्थानों पर उसी कक्षा के सैकड़ों हजारों बालकों पर प्रयोग करके परिमापित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, आपका सीटेट का पेपर होता है, आपका नेट का पेपर होता है, तो इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं इसको परिमापित या इसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स के थ्रू, विशेषज्ञों के थ्रू, जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। पहले हजारों बच्चों पर इनका टेस्ट करके इनकी वैलिडिटी, इनकी रिलायबिलिटी का पता लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो परीक्षाएं हैं ये बड़े स्तर पर की जाती है, एक ही साथ हजारों लाखों बच्चे इन परीक्षाओं को देते हैं, तो इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज या प्रमापित कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शिक्षक निर्मित परीक्षाएं, तो इस जो विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा अपने कक्षा के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, तो ये छोटे स्तर पे बनाए जाते हैं। यह आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ होते हैं। आत्मनिष्ठ का मतलब है कि सब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, जहां पर बच्चों को निबंधात्मक रूप में बच्चों को प्रश्न दिए जाते हैं, उत्तर बच्चों को लिखने होते हैं। और वस्तुनिष्ठ क्या होता है, जहां पर जैसे एमसीक्यू नहीं होते कि एक प्रश्न बच्चों को दिया उसके 4 उत्तर हैं। तो देखिए वस्तुनिष्ठ में क्या है कि प्रश्नों के उत्तर फिक्स होते हैं, ठीक है, कि जो उत्तर है वही उत्तर रहेगा, उसमें कोई हेरफेर नहीं कर सकता। आपने अगर उत्तर दिया है बी, तो कोई भी आपके उत्तर में हेरफेर नहीं कर सकता। लेकिन आत्मनिष्ठ क्या होता है, जब आप ऐसे टाइप में लिखते हैं, निबंधात्मक लिखते हैं, तो लिखने वाले की मर्जी होती है, कोई आपको, किसी को अच्छा लगता है तो आपको ज्यादा दे देता है, किसी को अच्छा नहीं लगता तो आपको कम दे देता है, ठीक है। तो इसलिए शिक्षक निर्मित परीक्षाओं को इतना रिलायबल, विश्वसनीय नहीं माना जाता। लेकिन जब हम स्टैंडर्डाइज की बात करते हैं, परिमापित की बात करते हैं, तो आपने जो पेपर किया, चाहे उसको एक इंसान चेक करे चाहे उसको 10 इंसान चेक करें, आपके नंबर में ज्यादा फर्क नहीं आता। यह लिखित, मौखिक और प्रायोगिक हो सकते हैं। समान रूप से सभी शिक्षकों में परीक्षणों के लिए प्रश्नों का निर्माण करने की योग्यता नहीं होती। देखिए सब शिक्षक की बात करते हैं तो हर शिक्षक में अच्छे प्रश्नों का निर्माण करने की योग्यता नहीं होती। एक ही विषय पर 2 शिक्षक द्वारा निर्मित प्रश्नों के स्तर में अंतर हो सकता है। इसलिए शिक्षक निर्मित परीक्षण को इतना ज्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता। लेकिन अगर विद्यार्थियों के हिसाब से बात करें, क्योंकि शिक्षक निर्मित परीक्षण एक विद्यार्थी अपने कक्षा में बच्चों के मानसिक स्तर को, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर, उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर बनाता है, तो इसलिए शिक्षक निर्मित परीक्षण को बच्चों के स्तर के हिसाब से देखें तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इनको बनाता है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की विधियां, अब हम बात करते हैं कि उपलब्धि परीक्षण है, इसका निर्माण किस तरह से किया जाता है, इसके निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए जब उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है तो कोई भी आप काम करते हैं तो सबसे पहले योजना बनाते हैं, तो इसी तरह से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में भी सबसे पहले क्या है, योजना बनाई जाती है। फिर परीक्षण के लिए डिजाइन तैयार किया जाता है, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न पत्र लिखना, अंकन कुंजी और अंकन योजना तैयार करना, विश्लेषण, ठीक है। अब हम एक एक करके इन जो बिंदु हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले परीक्षण की योजना बनाना। आप जब उपलब्धि परीक्षण तैयार करते हैं, जब आप प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, तो सीधा ये नहीं कि आप जाके प्रश्नों को लिखना शुरू कर देते हैं। उससे पहले आपको क्या क्या योजना बनानी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना है कि आप अगर हिंदी क्या प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं तो हिंदी में आप बच्चों को क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या सिखाना चाहते हैं। प्रश्न पत्रों के माध्यम से आप क्या बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, कि बच्चों को व्याकरण का कितना ज्ञान है, बच्चों को गद्य का कितना ज्ञान है, पद्य का कितना ज्ञान है। तो इन उद्देश्यों का आपको निर्धारण करना पड़ेगा सबसे, कि आप किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रश्न पत्र बनाना चाहते हैं, और उसके माध्यम से आप बच्चों की ज्ञान कौशल और उनकी समझ, मतलब किन किन चीजों का आप मूल्यांकन करना चाहते हैं। सामग्री कवरेज को मापना, कि ठीक है, ये देखना कि भाई जब प्रश्न पत्र बनाएंगे तो कितनी सामग्री आएगी, गद्य का कितना लेंगे पाठ, पद्य का कितना लेंगे, व्याकरण का कितना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सामग्री को ध्यान देना। समय का निर्धारण करना कि आप जो प्रश्न पत्र है कितने समय का बनाना है, 3 घंटे का बनाना है, 2 घंटे का बनाना है।
अधिकतम अंकों का निर्धारण, कितने अधिकतम अंक होने चाहिए, 50 अंक होने चाहिए, 100 अंक होने चाहिए, ठीक है। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक विषय और क्षेत्र पर ध्यान देना, तो जो भी है हर विषय पर, कि ज्ञान की बात करें, बोध की बात करें, प्रयोग की बात करें, कौशल की बात करें, तो हर क्षेत्र पर ध्यान देना है। इसी तरह से अगर हम बात करें संबंधित प्रश्न में कि गद्य मान लो गद्य के कितने अध्याय लिए जाएंगे, पद्य के कितने अध्याय लिए जाएंगे, व्याकरण के कितने अध्याय लिए जाएंगे, ठीक है। तो हर क्षेत्र पर ध्यान देना है। ये नहीं कि सिर्फ पद्य पद्य का आपने क्वेश्चन बना दिया, प्रश्न बना दिया, सिर्फ गद्य पे बना दिया, सभी क्षेत्रों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा अगर हम देखते हैं, परीक्षण के लिए डिजाइन तैयार करना, ठीक है। योजना पर तो हमने बात की, ठीक है। अब डिजाइन तैयार करना, तो मतलब क्या है कि सबसे पहले इसमें ध्यान देना है उद्देश्यों को महत्व देना, कि जब इस तरह का परीक्षण तैयार किया जाए तो बच्चों की भाषा संबंधी ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न होने चाहिए। तो जैसे देखिए इसमें बात की जा रही है 40 जो नंबर है, ठीक है। 40 नंबर का पेपर तैयार है, तो ज्ञान से संबंधित 12 नंबर, ठीक है। समझ से संबंधित 16 नंबर, प्रयोग से संबंधित 6, कौशल से संबंधित 6। तो इस तरह से ज्ञान 30%, समझ 40%, प्रयोग 15% और कौशल 15%, कि बच्चों को विषय का कितना ज्ञान है, कितना जानते हैं, विषय के बारे में बच्चों को कितनी समझ है, और जो सीखी गई बातों का किस तरह से प्रयोग करते हैं, और कौन कौन से कौशल का विकास होता है। तो आप देखिए यहाँ पे उद्देश्यों को महत्व देना है, कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो समझ है, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक उद्देश्य, तो किस उद्देश्यों को कितना महत्व देना है, कितना वेटेज देना है। इसी तरीके से विषय वस्तु को स्थान, कि मान लो अध्याय 1 से कितना प्रश्न लेने हैं, ठीक है। कितने अध्याय, मान लो 40 अंक का पेपर है, ठीक है। तो अध्याय 1 जो है उसमें से कितने अंक के प्रश्न बनाने हैं, अध्याय 2 में से कितने अंक के, अध्याय 3 में से कितने अंक के, व्याकरण में कितना हिस्सा लेना है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको निर्धारण करना पड़ेगा। फिर प्रश्नों के प्रकार को महत्व, कि निबंधात्मक प्रश्न कितने होने चाहिए, लघु उत्तरीय कितने होने चाहिए, अति लघु उत्तरीय कितने होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ जो 1 नंबर के होते हैं वो कितने होने चाहिए। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं कि प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो सीधा जाके आप अपने मन से कुछ भी बना लिए। जब आप हिंदी के शिक्षक हो, हिंदी का प्रश्न पत्र तैयार करते हो, तो आपको हर चीज पर ध्यान देना है, कि आपको हिंदी में जैसे हम गद्य पद्य व्याकरण की बात करते हैं, तो आपको सभी हिस्से लेना है, ठीक है। हर क्षेत्र से आपको प्रश्न तैयार करने हैं, हर क्षेत्र से आपको, हर क्षेत्र पर आपको अंक निर्धारित करने हैं। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, हर क्षेत्र को आपको लेना है। प्रश्न है तो आपको निबंधात्मक भी आपको डालने हैं, आपको लघु उत्तरीय डालने हैं, अति लघु उत्तरीय डालने हैं, वस्तुनिष्ठ डालने हैं। तो ये सभी तरह के प्रश्न होने चाहिए। कठिनाई स्तर, तो देखिए कठिनाई स्तर का भी ध्यान देना पड़ता है, कि एक कक्षा में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं बहुत होशियार होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो उनका जो सीखने का स्तर काफी निम्न होता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो एवरेज बच्चे होते हैं। तो इसलिए जब प्रश्न पत्र बनाया जाता है तो तीनों स्तरों को ध्यान में रखना होता है, कि आसान स्तर, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन होने चाहिए जिसको बच्चा, सभी बच्चे आसानी से कर सकें, और ऐसे भी है औसत स्तर होने चाहिए, ठीक है। और कठिनाई स्तर भी होना चाहिए, ताकि बच्चे की ज्ञान समझ का पता लगाया जा सके। तो कठिनाई स्तर पे भी होना चाहिए, आसान भी होने चाहिए, औसत भी होने चाहिए, कठिन भी होने चाहिए। मान लो आप जैसे बोर्ड का पेपर देने जाते हैं, तो शुरुआत के जो 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं, आप उसको आसानी से हर कोई कर सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे 3-4 नंबर के आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर 5-6 नंबर के आते हैं तो और मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से इन कठिनाई स्तर के हिसाब से बच्चों के जो ज्ञान है, बोध है, ठीक है, उस स्तर का पता लगाया जाता है। इसके बाद ब्लूप्रिंट, तो ब्लूप्रिंट देखिए एक तरह से पूरी रूपरेखा है। मान लो आप जब अपना घर बनाने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, घर का एक मैप बना लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है तो उससे पहले पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट में क्या है, इस ब्लूप्रिंट को आप देखेंगे तो देखते ही पता चल जाता है कि किन किन अध्यायों से प्रश्न तैयार किए गए हैं, निबंधात्मक कितने हैं, ज्ञान के से कितने हैं, समझ से कितने हैं, प्रयोग से कितने हैं, कौशल से कितने प्रश्न हैं, ठीक है। निबंधात्मक कितने हैं, लघुत्तरी कितने हैं, अति लघुत्तरी कितने हैं, वस्तुनिष्ठ कितने हैं। तो इस ब्लूप्रिंट से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चल जाता है कि कितने प्रश्न लिए गए हैं, किस क्षेत्र से कितने प्रश्न लिए गए हैं।
अब उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, तो अब आपका काम क्या है? इसका चौथा जो स्तर है, प्रश्न पत्र लिखना। आपने सारी योजनाएं बना ली, कौन कौन सा क्षेत्र लेना है, ज्ञानात्मक में कितने लेने हैं, बोधात्मक में, प्रयोगात्मक में कितने लेने हैं, कौशल में कितने लेने हैं, निबंधात्मक कितने हैं, लघुत्तरी कितने हैं, अति लघुत्तरी कितने हैं, वस्तुनिष्ठ कितने। जब आपने सारा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, उसके बाद आपको प्रश्न पत्र लिखना है। और जब प्रश्न पत्र लिख लें तो उसके बाद उसकी अंकन कुंजी, अंकन योजना, मतलब आंसर की तैयार करनी है, ताकि जो भी जब प्रश्न पत्र को देख, जब बच्चा प्रश्नों का उत्तर दे दे और उसको उसकी जांच के लिए जाए, तो अंकन कुंजी के आधार पर, आंसर की के आधार पर बच्चों का जो पेपर है उसकी जांच की जा सके। और आखिर में विश्लेषण कि जो प्रश्न पत्र तैयार किया गया है वो किस सीमा तक कारगर साबित हुआ, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई, क्या इससे बच्चों की योग्यताओं का मापन हुआ। तो आखिर में क्या है? विश्लेषण। अब हम बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण की उपयोगिता के बारे में, कि उपलब्धि परीक्षण की क्या क्या उपयोगिता है। तो देखिए, सबसे पहला है कि विद्यार्थियों का वर्गीकरण। तो उपलब्धि परीक्षणों से विद्यार्थियों को जो अंक प्राप्त होता है, जो उनको मार्क्स प्राप्त होते हैं, उससे उनके मानसिक और बौद्धिक स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए उनके मानसिक स्तर के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कक्षा में कुछ बच्चों के बहुत अच्छे अंक आते हैं, कुछ बच्चों के एवरेज औसत अंक आते हैं, कुछ बच्चों के औसत से भी कम आती हैं। तो इस आधार पे विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जा सकता है कि कौन से बच्चे हैं जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से औसत हैं, कौन से औसत से कम है, ताकि उस हिसाब से बच्चों के साथ मेहनत किया जा सके, उनकी समस्या को दूर किया जा सके। विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान, कि इन परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाई का पता चलता है, और जब समस्या का पता चलेगा तभी तो उसका समाधान हो सकता है। तो कठिनाई जान लेने पर उसके निवारण का उपाय किया जा सकता है। इस दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रगति में योगदान किया जा सकता है। तो इससे बच्चों को भी पता चलता है कि उनका मतलब वो कौन से विषय में उनको अधिक मेहनत की जरूरत है। शिक्षकों को भी पता चलता है कि किन विषयों में और किन अध्यायों में विद्यार्थियों के साथ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, विद्यार्थियों को और अच्छे से बताने की जरूरत है। तो इससे बच्चों की कठिनाइयों का पता चलता है, तभी कठिनाइयां पता चलेंगी तभी उसका निवारण संभव है। विद्यार्थियों को प्रेरणा, तो अनुभव से पता चलता है कि विद्यार्थियों को प्रेरणा देने में भी इन परीक्षाओं को सफलता मिली है। जब विद्यार्थियों को इस बात का पता चलता है कि उनकी अर्जित ज्ञान की जांच हो रही है तो उन्हें प्रेरणा मिलती है। मान लो बच्चों के थोड़े कम अंक आ गए तो विद्यार्थी कहता है नहीं, अगली बार मैं और मेहनत करूंगा और अच्छे अंक लेके आऊंगा। तो इनसे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को प्रेरणा भी मिलती है। आपको जब आपका स्तर, आपकी कमजोरियों का पता चलता है तो आप और अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। व्यक्तिगत सहायता, तो उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा सरलता से मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि तथा विशेष योग्यता वाले विद्यार्थियों का पता लगाकर उस हिसाब से विद्यार्थियों की सहायता की जाती है। तो पहले समस्या का पता चलेगा तभी तो बच्चों की समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा, व्यक्तिगत स्तर पर उनकी सहायता की जा सकेगी। शिक्षा निर्देशन, इस परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त हुए हैं, किए हैं, ठीक है, उनके पूर्व और अभी के अंक को देखकर उस हिसाब से बच्चों को निर्देशन दिया जाता है, बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन से विषय लेने हैं, आगे वो क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में जाएंगे। विद्यार्थियों को परामर्श, और विद्यार्थियों को इस आधार पर परामर्श भी दिया जाता है कि विद्यार्थियों की रुचियां क्या हैं, उनकी अभियोग्यताएं क्या हैं, कार्य क्षमताएं क्या हैं। इस आधार पर उनको आगामी अध्ययन के लिए परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को भविष्य में क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाएंगे तो और अच्छा कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने उपलब्धि परीक्षण की बात की कि भाषा में उपलब्धि परीक्षण, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।